तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा जी, सवाल नंबर 4 है हमारे पास। याद रखना हम लोग सिर्फ वही सवाल डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द क्लास। तो सवाल है आपके पास, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपके पास, और आप क्या कर रहे हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को आप लोग इंजेक्ट कर रहे हो विद सेम वेलोसिटी से। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा मेरे पास प्रोटॉन आ गया। इनको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया विद सेम वेलोसिटी से, v और v आपके पास सेम आ गए। विच वन विल सफर ग्रेटर डिफ्लेक्शन y, इनमें से कौन सा जो पार्टिकल है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके बारे में उसने पूछा है कि ज्यादा आपके पास कौन सा डिफ्लेक्ट होगा। ज्यादा डिफ्लेक्ट का मतलब क्या आ गया कि भाई आपके पास ये दोनों जब जाहिर सी बात है सर्कुलर पाथ में रोटेट करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे, तो ये दोनों के दोनों सर्कुलर पाथ में रोटेट करेंगे। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि इनमें से ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो कि ज़्यादा सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, और फार्मूला मेरे पास क्या है जी, F इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm, डैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। तो अगली बात यह है कि भाई मेरे पास जो मैस ऑफ प्रोटॉन है वो आपके पास ग्रेटर है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन है वो आपके पास लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके पास मतलब क्या आ गया कि आपके पास जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज मोर डिफ्लेक्टेड देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन is more deflected than प्रोटॉन, ठीक है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन के। तो बच्चे ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। गॉट इट। तो किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है? नहीं होगा, आसान सा सिंपल सा ये सवाल था। अगले इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके पास क्या है? अच्छा जी, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस। अच्छा, वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो आपके पास स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। कुड देयर बी अ नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन? क्या आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास जीरो है कि नहीं है? अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी इसके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के बारे में बात करते हैं। सपोज करो भाई आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। अगर तो भाई मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, जब B की वैल्यू मेरे पास जीरो होगी, तो मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल जो है ऑब्वियसली विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये आपके पास स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। अगर तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, फॉर एग्जांपल भाई मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करता हूँ कि भाई मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में है और मैं चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली मूव करूँ, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मूव करूँ, तब तो ये चार्ज पार्टिकल मेरे पास डिफ्लेक्ट होगा और मेरे पास सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। ये वाली बात तो समझ में आती है। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है तब ये आपके पास चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा, यानी कि सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। लेकिन एक और कंडीशन भी है, और वो कंडीशन क्या है? एक और कंडीशन भी है, और वो कंडीशन आपके पास क्या है? अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास अगर मौजूद है, B इज नॉट इक्वल टू जीरो, और मैं अगर चार्ज पार्टिकल को इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल मूव करता हूं, तो मुझे बताओ क्या आपके पास इसमें किसी किस्म की कोई फोर्स लगेगी? नहीं। क्यों?
क्योंकि आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो जब आपके पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी तो यहाँ पर आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी आपके पास जब चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी मूव करे तो तब भी आपके पास किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन वो नहीं करेगा, वो फिर भी आपके पास स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपके पास एक एंट्री टेस्ट का एमसीक्यूज है, वो मैंने आपके साथ शायद एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था। वो सवाल आपके पास क्या था कि सवाल आपके पास ऐसा ही आता है जी, इफ़ द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ओए मेहरबानी फरमाओ खान साहिल, यहाँ पर ये ठरक शरक मारना बंद करो। अच्छा मेहरबानी करो। अच्छा तुम भी सब सुधर जाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारा नंबर लगा निकाल के मैं तुम्हारे घर में कॉल कर लूँ। सुधर जाओ ज़रा। इफ़ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी, हाँ तुम अब यही कहोगी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या होगा? अच्छा, ये इसने कह दिया कि सर मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, तो तुम थोड़ा सा सुधर जाओ। ठरक कहाँ से आ गया सर? नहीं, तुम ही जो है वो मेहरबानी फरमाओ, ये लेक्चर पे फोकस करो। तो बताओ बच्चे, इसका एंगल कितना होगा? मुझे बताएं आपके पास एंगल कितना होगा, ज़रा मेहरबानी फरमाएं। इफ़ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, ऑप्शन नंबर आ जाएगा राहत का, ऑप्शन नंबर बी आ गया। और बाकी बच्चे 0 डिग्री एग्जैक्टली आपके पास ऑप्शन नंबर ए आता है, डैट इज अ 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा तो आपके पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा। थीटा आपके पास जब 0 डिग्री होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0। तो आपके पास यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह का एमसीक्यूज जो है वो आपसे एंट्री टेस्ट में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, इफ अ करंट इज पास थ्रू अ अनस्ट्रेचेबल स्प्रिंग विल इट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। अच्छा, वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ये आपके पास स्प्रिंग आ गया, ठीक है, और इसमें अगर आप करंट को पास कर रहे हो, आप इसमें से किसी करंट को पास कर रहे हो इस वायर में, तो मुझे बताओ क्या आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपैंड होगा? ठीक है, इसके बारे में आपके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपके पास इसमें करंट जो है वो एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो ज़रा ध्यान से देखो कि सपोज करो अगर आपके पास ये एक पहला स्प्रिंग है, ये मेरे पास एक पहला स्प्रिंग आ गया, ये मेरे पास दूसरा स्प्रिंग आ गया। अब पहले स्प्रिंग में आपके पास करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे स्प्रिंग में भी आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको पता है कि जब भी आपके पास करंट फ्लो करता है तो एज द रिजल्ट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सी बात यह है कि दूसरी वायर में भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा,
तो जब दूसरी वायर में भी होगा तो एक तरफ आपके पास नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरी में आपके पास साउथ पोल बन जाएगा। इसमें भी आपके पास नॉर्थ पोल और दूसरी में आपके पास साउथ पोल बन जाएगा। तो मुझे बताओ कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से लेते हैं, एक मिनट, ये मेरे पास दो स्प्रिंग हैं, इन दोनों स्प्रिंग को मैं उठा के ज़रा स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ। इन दोनों स्प्रिंग्स को मैंने स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर लिया, पहले स्प्रिंग को भी और दूसरे स्प्रिंग को भी। अब इन दोनों में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इन दोनों में आपके पास करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ, क्या आपके पास ये दोनों वायर अट्रैक्ट करेंगी कि रिपेल करेंगी? तुम जो है वो उसकी वकील मत बनो ना, तुम जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, ठीक है? बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, तुम जो है वो घर में बैठ के बर्तन धो, छोड़ो इस चीज़ को। ऑब्वियसली आपके पास जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगी। क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। सिमिलरली अब ये दोनों जो है स्प्रिंग है, स्प्रिंग में करंट आपके पास सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब ये सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ऑब्वियसली ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विल इट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड? जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये, हाँ, तो ये आपके पास जो है इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। एक और जो है वो लायर आ गई। मैं ये जो लायर का मतलब तो पता है ना क्या होता है? झूठा। एक और झूठी आ गई। अच्छा जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ऑफ दिस चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का ये सवाल है। तो इसकी कीमत अगर आपके पास अगर आप लगाई जाओ तो आपके पास आ जाएगा 10 करोड़ रुपए। ठीक है? आपने बाकी सारे सवाल छोड़ देने हैं, लेकिन इस सवाल को आपने नहीं छोड़ना। सवाल पूछ रहा है, कैन अ न्यूट्रॉन बी एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन? क्या आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होगा साइक्लोट्रॉन में कि नहीं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज करो अगर मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैं इसमें किसी, अज्यूम करो अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर करता हूँ, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एंटर करता हूँ तो ऑब्वियसली ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन को एंटर करूँ, अब न्यूट्रॉन आपके पास एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका चार्ज आपके पास जीरो होता है। तो जब मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करूँगा तो क्या ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो आपके पास क्या है जी? ज़ीरो है। तो जब चार्ज आपके पास ज़ीरो है तो ऑब्वियसली आपके पास फोर्स भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। जब फोर्स भी ज़ीरो होगी तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी आपके पास ज़ीरो होगी। जब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी ज़ीरो होगी तो आपके पास ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो एक्सेलरेट। नो एक्सेलरेट, कि आपके पास चार्ज पार्टिकल इसमें एक्सेलरेट नहीं करेगा। ठीक है? तो ये बच्चे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अभी हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं भाई कि आपके पास इस चैप्टर में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है? याद रखना, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपको इस चैप्टर के फार्मूले आने चाहिए। एक जगह पर जब आप फार्मूले उठा के लिखोगे तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं उसको उठा के लिखता हूँ। फार्मूला, ठीक है? तो पहला फार्मूला था आपके पास F इज इक्वल टू BIL साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास ये पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला था मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का, और वो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, जो कि बी ए कॉज ऑफ थीटा बन गया था, ये आप सबको पता है। तीसरा फार्मूला मेरे पास एम्पियर्स लॉ का था, और एम्पियर्स लॉ का फार्मूला मेरे पास क्या है जी? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर।
ये मेरे पास एम्पियर्स लॉ का फार्मूला आ जाएगा। चौथा फार्मूला मेरे पास एम्पियर्स लॉ ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड, और उसका फार्मूला क्या था, बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय एल, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपके पास, ये टर्म जो है वो आपके पास ऐड हो जाएगी। पांचवा फार्मूला मेरे पास क्या था जी, 4C का फार्मूला था, और वो मेरे पास क्या था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये मेरे पास फोर्स का फार्मूला आ गया। छठवां फार्मूला मेरे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का था, और वो मेरे पास क्या था, F इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम आ जाएगा। और यहीं से आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला भी निकलता है, और टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी आ जाएगा। सातवां फार्मूला मेरे पास चार्ज टू मैस रेशियो था, और वो मेरे पास क्या था, क्यू डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू 2V डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास सातवां फार्मूला आ गया। आठवां फार्मूला मेरे पास टार्क का था, और टार्क का फार्मूला क्या था, T इज इक्वल टू BINA साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास टार्क का फार्मूला आ गया। और इसके अलावा जो मेरे पास फार्मूला था वो मेरे पास एम मीटर का था, और एम मीटर का फार्मूला मेरे पास क्या था, RS इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। ये अच्छा है, ये बहुत बेहतरीन काम इसने किया है कि भाई खुद ही सलाम किया है, और इसने देखा भी सारे के सारे बच्चे बिजी हैं, तो इसने खुद ही सब की तरफ से वालेकुम अस्सलाम भी कर दिया। बिल्कुल सही किया तुमने। और भाई इस बात पे तुम्हें जो है मैं 10 रुपये इनाम दूंगा, तो तुम अपने पास ये 10 रुपये रख लो। चलो मैं पहले इसको 10 रुपये का नोट दूंगा। तो इसके लिए स्पेशल जो है वो 10 रुपये का नोट आ गया। ये 10 रुपये का तुम्हारे लिए खूबसूरत सा नोट आ गया, और ये इमरान खान आ गया इसके ऊपर, पतला सा सूखा सा, ये खड़ा है, लंबी सी इसकी नाक है, और इसके बड़े बड़े बाल आ गए। ठीक है, और ये नोट मेरे पास किस चीज़ का है जी, नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। ठीक है, और नीचे आपके पास आ जाएगा जी, इसका नंबर क्या है जी, 786। ठीक है, और अच्छा जी, तो इसके बाद क्या आ जाएगा जी, 10 रुपये। ठीक है, ये तुम्हारे लिए 10 रुपये का नोट है, जिसको तुम अपने पास लिख लो। और इसमें जो साइन किया हुआ है जी, तो ये मेरा साइन आ गया। ठीक है, ये साइन आ गया कि भाई ये जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसको अब ले सकती है। तो ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे भाई तो मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। कैनेडा के बाद जब भी आया करो सारे के सारे स्टूडेंट्स, तो सलाम भी खुद ही किया करो, और वालेकुम अस्सलाम भी खुद ही कहा करो। ठीक है, गुड, वेल डन बच्चे। ये जल्दी जल्दी फार्मूले लिख लो, तो फिर हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जल्दी से फार्मूले आपके पास। यार मेरी बात सुनो, तुमने ये इस नून को जो है वो ढाबा समझा हुआ है, बहुत भूख लगी है, अब हम तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आए। मतलब अजीब अजीब दुनिया है ना यहाँ पर, मतलब नून को इन्होंने ढाबा समझा हुआ है कि इधर आएंगे और खाना खाएंगे। वो जाओ यार, जाके खाना खा के आओ। एक और को लगी भूख लगी हुई है, इसका मतलब है घर में तुम लोगों को खाने के लिए नहीं देते। मैं समझ सकता था, तो तुम लोगों को जो है वो कहते होंगे कि पानी से गुजारा करो। चलते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। गरीब लोगों, एट वर्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, आपके पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 एम्पियर। इन द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -5 टेस्ला। और आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और उसकी आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है,
यानी आपने आर की वैल्यू को निकालना है। तो फार्मूला आपके पास कौन सा होगा जी, कौन सा फार्मूला आप लोग इस्तेमाल करोगे? जल्दी से बताओ भाई, फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे? एम्पेयर्स लॉ का। और एम्पेयर्स लॉ का फार्मूला क्या है जी? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। यहाँ से आपने आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई बी आ जाएगा। वैल्यूज उठा के पुट करो, तो आर इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ आई की जगह पर क्या आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और बी की जगह पर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। पाई पाई से मर गया, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा? आर की वैल्यू क्या रह जाएगी? आर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 और +1 ये आ गया -6, और -6 जब ऊपर जाएगा तो -6 + 5 -1 बन जाएगा। तो ये 10⁻⁻1, और साथ में आपके पास 2 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। और मैं देखूं भाई 2 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास किसके इक्वल आता है? तो 2 डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास 0.4 के इक्वल आता है। 2 डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास 0.4 के इक्वल आ जाएगा, और 10⁻⁻1 जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 0.04 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। जल्दी से अपने पास लिख लो, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को करते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलें। बस तुम्हारा यही काम है, स्क्रीन शॉट ले लिया, बस तुम यही काम करना। गुड, निकम्मे लोग सारे के सारे बैठे हुए, स्क्रीन शॉट ले लिया। अजीब अजीब दुनिया है यार, देखो मत ऐसी किया करो। तुम लोगों को पता होना चाहिए भाई कि मैं तुम लोगों की अच्छी खासी क्लास लूँगा, लेकिन नहीं। अच्छा जी, तो नहीं, तुमने तो लिखा होगा, ये अदन ने स्क्रीन शॉट लिया ना, ये निकम्मी है यहाँ की। इसके 440 नंबर आ गया ना, अब इसके बाद जो है इसकी पाँव जो है वो ज़मीन पे नहीं रख रहे। अब ये हवा में उड़ रही है, ये कहती है बस मैं हवा में उड़ूंगी। सवाल नंबर 2 है आपके पास, अ लॉन्ग सोलेनाइड हैव 1000 टर्न्स। आपके पास एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। आपके पास लेंथ कितनी आ गई? 0.5 मीटर। प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। फाइंड द करंट। आपने आई की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास अब फार्मूला कौन सा यूज होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिनाइड, और वो मेरे पास क्या था? बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय एल, डिवाइडेड बाय एल। तो वैल्यूज पुट करो, यहां से आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? आई इज इक्वल टू